अब तो पब्लिक भी डिमोरलाइज्ड हो गई। पंजाब पे जो डैमेज हुआ है और चारों तरफ से सबको पता चल रहा है कि साहब की 30-30 जो है इनके मिलिट्री टारगेट से वो डिस्ट्रॉय कर दिए, और ये एक भी नहीं कर पाए भारत का। खाली जो है वो हवा में बात करते रहते हैं कि साहब कि हमने एक गिरा दिया, हमने 2 गिरा दिए या 5 गिरा दिए, इस तरह की हवाबाजी। और जिसको लेके आपके ख्वाजा आसिफ ने खुद ही कह दिया था कि हमारे पास सोशल मीडिया की एविडेंस है। हाँ तो अब फिर तो ये जो बात होती रहती थी पहले, और ये इनफैक्ट इट वाज मोर इन होप देन इन रियलिटी कि साहब इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि साहब कि ये दिन नजदीक आया। बिल्कुल नजदीक आया। और अब देखिए, एक जगह थी जहां पे फौज के खिलाफ इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट नहीं थी बट इतनी ज्यादा नहीं थी, वो थी सिंध। और अब सिंध में भी जो रेजिडेंट है, आप देखिए किस लेवल पे चली गई है। ये जो चोलिस्तान जो नहर का प्रोजेक्ट था इनका, उसके ऊपर कि अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये अपनी अपनी पोस्टों से लौट रहे थे फौजी, तो सिंधी रोक रोक करके इनको गालियां दे रहे थे, इनको इनकी बसें, इनकी ट्रकें नहीं जाने दे रहे थे फौजियों की। और वो कह रहे थे कि तुम वो वीडियो है उसमें वो कह रहा है कि हम तो कहे, वो फौजी जो बैठा कह रहा है, हम तुम्हारे मुल्क के लिए जंग लड़के आ रहे हैं। कहे कि तुम हमारे लिए नहीं, तुम अपने लिए जंग लड़के आ रहे हो, और तुम हमारे मुल्क के नहीं हो, तुम हमारे मुल्क के दुश्मन हो। ये वो बोल रहा है। और पंजाब एंटी पंजाबी नारे लग रहे हैं और सिंधी में लग रहे हैं। ठीक है। तो ये एक जगह थी जहां पे उतना ज्यादा रिजेंटमेंट नहीं थी, वो रिजेंटमेंट भी अब सिंध में पैदा हो गई है। उसके ऊपर आपने देखा कि वहां के सिंध के गृह मंत्री का घर फूंक दिया वहां पे प्रोटेस्टर्स ने, सिंधियों ने मिलकर के। ठीक। और उसके बाद आप देखिए तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो सिंध गवर्नमेंट की, उसमें एक महाजिर को बिठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बोला कि ये जो सारा का सारा जो एंटी सिंध, जो पूरा एंटी पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जो सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये जो मंत्रियों के घर चला रहे हैं हमारे, ये सारे के सारे जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के आतंकवादी हैं और इसके सपोर्टर्स हैं। इसका जो लीडर है वो शफी बरफत है, वो वहां बैठा है, फलानी ठिकानी दुनिया भर की बातें करी उन्होंने। ठीक है। और ये इंडिया से फंडेड है। तो मैं कह रहा हूं कि यार, इंडिया 80 करोड़ लोगों को आज भी, जब से कोविड आया है, घर पे बिठा के खाना खिला रहा है। इंडिया लोगों को मकान बनवा के दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनवा के दे रहा है पक्का। इंडिया ने ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया हिंदुस्तान को, और सबको टॉयलेट्स बनवा के दे दिए। इंडिया का जो जो कहते हैं ना कि जो सिर्फ टॉयलेट बनवाने का बजट था ना, अगर उसका 1/3 भी लगा देंगे तो पाकिस्तान 4 टुकड़े में होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये उनका प्रोपेगेंडा है कि जो हिंदुस्तान करा रहा है, भाई ये वो खुद कर रहे हैं। भाई मोदी मोदी जाकर के आसिफ मुनीर के कान में बोल के आया था कि तुम ये सिंध नदी का पानी जो है सिंधियों से लेकर के तुम पंजाब में मोड़ दो। अजीत डोभाल बोल के आया था आसिफ जरदारी को कि तुम इस पे साइन कर देना, इस बिल के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के। भाई आप खुद कर रहे हैं, आप पंजाबियों को छोड़ करके। आप सोचिए, बिजली जो है वो पीओजेके में बनती है। वो बिजली सबसे पहले जब बनती है तो सबसे पहले पंजाब जाती है। पंजाब से जब कंज्यूम हो जाती है तो फिर उसके बाद वो वापस लौट के पीओजेके आती है। समझ रहे हैं? इन्होंने इस तरह से सिस्टम किया होगा कि बिजली सबसे पहले पंजाब पहुंचे, फिर पीओजेके में जाए। उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉस्ट है बिजली की पर यूनिट, वो पीओजेके को पंजाब से डबल पड़ती है। अब ये काम, ये हरकतें करने के लिए तुमको क्या मोदी जी ने कहा था, अजीत डोभाल ने कहा था, डॉक्टर जयशंकर ने कहा था, किसने कहा है? बलोचों को मारने के लिए मोदी जी कहते हैं तुमको। पीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तूनों के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में मोदी जी ने कहा था। लाल मस्जिद ऑपरेशन करने के लिए जो है, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुशर्रफ को कहा था कि तुम लाल मस्जिद में फौजें भेज दो अपनी, और जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे उनको गोलियां मारो जा करके। भाई किसने कहा है तुमको ये सारी काम करने के? भाई तुम खुद मारते हो उनको। मुहाजिरों के खिलाफ 10,000 मुहाजिर मारने के लिए रहील शरीफ को मोदी जी ने कहा था कि कराची में ऑपरेशन करके तो है 10,000 मुहाजिर मार दो। आपने खुद मारे हैं। ये सारी की सारी जो जो डिविजन है पाकिस्तान के अंदर, ये खुद पाकिस्तानी फौज और वहां की जो ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और वहां का जो करप्ट पॉलिटिशियन है, इन्होंने मिल करके वो डिवाइड क्रिएट किया हुआ है। और वो डिवाइड, अच्छा अब आज नवाज शरीफ को गाली क्यों दे रहे हैं? आज पाकिस्तानी मीडिया में सारे के सारे एंकर्स नवाज शरीफ को गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि भाई नवाज शरीफ जो है वो मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा? ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू आउट नवाज शरीफ ने मोदी के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोला? भाई नवाज शरीफ को पता है ये ऑपरेशन किसने किया है। वो भुक्त भोगी है उन ऑपरेशंस का। वो पठानकोट और उरी से हमलों का भुक्त भोगी है। वो नहीं बोलने जाएगा। वो कभी उस चीज को नहीं ओन करेगा।
डॉन लीस के नाम पे तुमने निकाला है उसको, एक पॉपुलर रीडर जो था। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए हमने कहा था, फातिमा जिन्ना को फांसी देने के लिए गले गला घोट के मारने के लिए हमने कहा था, लियाकत अली खान को गोली मारने के लिए किसने कहा था, बेनजीर भुट्टो को बम छुड़ाने के लिए किसने कहा था तुमको, नवाज शरीफ को मुल्क बदर करने के लिए किसने कहा था, उसको सत्ता से भाई सब कुछ आप या सबका किया हुआ है। इमरान खान को जेल में डालने के किसने कहा था? इमरान खान को जेल में डालने के लिए हमने कहा था तुमको। तो ये सारा का सारा जो डिवीजन है पाकिस्तान के अंदर, और जो आवाम के अंदर जो फौज के खिलाफ जो गुस्सा है, और एक जो डिवीजन की पार्टीशन की जो एक तहरीक चल रही है, उसको जो बल मिल रहा है ना, वो सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का खुद का किया धरा है। हम अगर 2% भी सपोर्ट दे देंगे तो वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह ना वो ढह के गिर जाएगा पूरा मुल्क। अब हमारे यहाँ क्यों नहीं करते, वो आप किसी ब्यूरोक्रेट को बुलाइएगा वो आपको बताएंगे क्यों नहीं करते। देखिए, अब ब्यूरोक्रेसी तो वैसे भी स्टेटस कोइस्ट ही होती है, लेकिन वो स्टेटस को हाँ, डिस्टर्ब तो कर दिया ना मोदी जी ने। तो हाँ, ये वो तो जो है। डिसरप्शन है हाँ, उससे खाली पाकिस्तान में ही लोग अनकंफर्टेबल नहीं है, भारत में भी अनकंफर्टेबल है। आप देख लीजिए ना, हमारे दुल्लत जैसे लोग हैं ना बैठे हुए। अब चलिए उनसे दुल्हन जी आप के बारे में हमारा तो मुंह आप मत ही खुलवाइए, जाने दीजिए, वो नहीं नहीं नई खोलिए, कंट्रोवर्सी हमें कोई शुरू हो दिक्कत नहीं। जाएगी। दुल्लत डॉक्टर है। अब वो बेचारे अमर सिंह दुल्लत जो हैं वो इस समय इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि पत्रकारों को गालियां तक दे देते हैं। और वो भी माँ बहन की गालियां देते हैं। माँ बहन की गालियां दे देते हैं वो, रिकॉर्ड होके चलती। तो हमारे यहाँ की जो पुरानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत बड़ा सेक्शन है जिनका कहना है कि स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। हाँ, और ये वही लोग हैं, आपने कभी किसी को सुना है कि जी कि स्टेबल कैंसर इज वेरी गुड फॉर माय बॉडी? अरे कैंसर यार, कैंसर कैंसर है, ठीक है, कैंसर को कीमोथेरेपी से ठीक होगा, वो कीमोथेरेपी है ऑपरेशन सिंदूर। अगर आप उसको कीमोथेरेपी नहीं करेंगे, वो कैंसर ठीक होने वाला नहीं है। और आप देख ले, पाकिस्तान में हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फौजी जब डिक्टेटरशिप होती है तभी क्यों होती है? जब फौजी डिक्टेटरशिप होती है तभी पाकिस्तान की सबसे अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होती है? जब फौजी डिक्टेटरशिप होती है तभी पाकिस्तान में लोग चैन और सुकून से क्यों रहते हैं? आप कभी इस बात पर सोचिए, क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम है ना, उसको सिर्फ एक जुबान समझ में आती है, वो जुबान है डंडे की, और वो डंडा फौज के पास है। वो पॉलिटिशियंस के पास डंडा नहीं होता। पॉलिटिशियंस तो हाथ जोड़ के घूमता है, इंडिया होता है पाकिस्तान। फौज के पास डंडे के सिवा कुछ नहीं होता। तो वो जब तक डंडा दे के रखते हैं ना, सारे जिंदाबाद भी बोलते हैं, राहिल थैंक यू राहिल शरीफ भी बोलते हैं, वो मुशर्रफ के आने पे जो है ढोल ताशे भी बजाते हैं, वो अयूब खान के आने पे मिठाइयां भी बांटते हैं, जियाउल हक के आने पे वो रैलियां भी निकालते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान जो स्टेट है, उसका जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट ऐसा है कि जब तक आप उसको डंडा दे के रखेंगे, आप उसको रेगुलर, आप मैंने एक एग्जांपल दिया था भाई, आपके घर के बैकयार्ड में घास जो होती है, वो घास जब 6 फुट की होती है आप तब थोड़ी काटते हो, वो तो आप हर वीक रेगुलर काटते रहते हो ना, कि भाई एक एक लिमिट के ऊपर हाइट नहीं बढ़नी चाहिए इसकी। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होना भी चाहिए, कि आप उसको समय समय पे आप वो बैकयार्ड में उस घास को काटते रहो। नहीं काटोगे, वो 6 फुट की होगी ना, तो उसमें फिर सांप भी आएंगे, फिर उसमें बिच्छू भी आएंगे, फिर उसमें जंगली जानवर भी आकर के बैठेंगे, और वो आपको एक दिन काटेंगे। तो बैकयार्ड की सफाई आपको रेगुलर चलनी चाहिए। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रेगुलर चलता रहेगा, इनको रेगुलर डोज मिलता रहेगा। तो बिलावल जैसे अभी दुनिया भर में घूम कह रहा है ना कि भाई हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, शहबाज शरीफ अभी गया तुर्की में, बोला हमसे बात कर लो, और ईरान में भी बोला कि हिंदुस्तान से हमारी बात करा दो, अजरबैजान जाके बोला हिंदुस्तान से हमारी बात करा दो। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी आप ठोक रहे हैं। तो आप जब तक ये घास की कटाई करते रहेंगे, आप ठोकते रहेंगे, बिल्कुल एकदम लाइन पे रहेंगे। आप जहां आपने गैप दिया बीच में, साल 2 साल 4 साल का आपने गैप दिया, इनका फिर दिमाग खराब होगा, इनको फिर गलत फहमी होगी कि हमको अब कुछ कर सकते हैं हम, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे। तो इससे पहले कि कुछ करें, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पे आइए, ठीक है? अब हमको रिएक्शनरी स्ट्राइक से बजाय प्रीएम्प्टिव, हमको पता चला ना कि ये हो सकता है, करिए स्ट्राइक। ईरान इसराइल जो है, हमको शौक है ना इसराइल बनने का, हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे जो व्यूअर्स देखते हैं, हम सबको बहुत शौक है कि हम इसराइल क्यों नहीं बनते। मेरी इसमें 2 लाइन की थ्योरी है। पहला रीजन, क्योंकि हम जूस की तरह सोचते नहीं है, ना हम जूस की तरह रहते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए 1 बिलियन $500 मिलियन सिर्फ एक औरत ने, जू औरत ने दिया था, और उसका सिर्फ एक डिमांड थी कि तुम गाजा और वेस्ट बैंक खाली करा करके दोगे हमें, ठीक है। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, $500 मिलियन अकेले उसने डोनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में। उसने मांगा किसके लिए? अपने धर्म के लोगों के लिए, अपने देश के लिए। आपके पास ऐसा एक हिंदू दुनिया में हो जो $500 मिलियन दे दे इंडिया के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, जिसमें मोदी जी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाना शामिल ना हो, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि हम इसराइल की तरह ऑफेंसिव स्ट्रेटजी पे खेलते नहीं है, हम हमेशा रिएक्शनरी होते हैं। आज इसराइल को रियलाइज हो जाए कि हो सकता है कि कल ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अपने कोई न्यूक्लियर टेस्ट करे, आज पता चल जाए, आज रात में आज रात में वो अटैक करेंगे वहां पे। वो वेट नहीं करेंगे कि जब वो टेस्ट हो जाएगा, दुनिया में हम एक नैरेटिव बना लेंगे कि देखो ईरान जो है ग्लोबल डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है, ईरान ये कर रहा है। पहले हम नैरेटिव बनाएंगे, 10 दिन नैरेटिव बनाने के बाद हम जाएंगे जब हमको वेट कर रहे होंगे बैठ के कि जी आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इसराइल की तरह जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे, जूस की तरह सोचना शुरू कर देंगे, उनकी तरह रिएक्ट करना, उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप इसराइल बन जाएंगे। तो ये जो घास की कटाई है ये रेगुलर चलती रहनी चाहिए, अब तो प्रिएम्प्टिव होना चाहिए।